तो आइए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मूवी की शुरुआत साल 1991 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर से होती है, जहाँ एक बेहद विशाल और रहस्यमय पुराना महल दिखाई देता है। रात का समय था और पूरे महल में डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। महल की दीवारों पर वहाँ पुराने राजा महाराजाओं की तस्वीरें टंगी हुई थी। इन्हीं तस्वीरों के बीच एक छोटे से बच्चे की तस्वीर भी थी, जिसमें वह बच्चा डरा हुआ और रोता हुआ नजर आ रहा था। अचानक एक ऐसी अजीब सी घटना होती है, वह बच्चा तस्वीर के अंदर से बाहर निकल आता है और जान बचाकर महल से भागने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही पल के बाद महल के अंदर से रहस्यमय जटाओं जैसी काली शक्तियाँ निकलती है और उसका पीछा करने लगती है। वह बच्चा जितनी तेजी से भागता है, वे शक्तियाँ उतनी ही तेजी से उसका पीछा करने लगती है। आखिर में वे उसे पकड़ लेती है और दोबारा उसी तस्वीर के अंदर कैद कर देती है। यह दृश्य बेहद डरावना था, लेकिन तभी पता चलता है कि यह सब एक सपना था। यह सपना महल के मालिक रामप्पा ने देखा था। नींद खुलते ही वह बुरी तरह घबरा जाता है। वह डर के मारे अजीब अजीब बातें करने लगता है, जैसे कोई उसे मारने आ रहा हो। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि कुछ ही देर बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अगली सुबह उसकी पुरानी नौकरानी अचम्मा उसे खाना देने कमरे में आती है। जैसे ही वह रामप्पा को इस हालत में देखती है, वह घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद कहानी शहर के एक अस्पताल में पहुँचती है, जहाँ हम आचारी नाम के एक डॉक्टर को देख पाते हैं। वह मरीजों का इलाज कर रहा था। उसी दौरान एक बूढ़ी महिला, जिसकी जिंदगी अब कुछ ही दिनों की मेहमान थी, उसके पास आती है। आचार्य उसे सच्चाई बताकर दुखी करने की वजह झूठी उम्मीद देता है, ताकि उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। वहाँ मौजूद दूसरे डॉक्टर को यह बात समझ नहीं आती। तब आचार्य कहता है कि अगर किसी इंसान को झूठी उम्मीद से भी कुछ दिन खुशी मिल सकती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी बीच एक नर्स आकर बताती है कि उसके लिए रामप्पा का कॉल आया है। यह नाम सुनते ही आचार्य गंभीर हो जाता है और तुरंत फोन उठाता है। फोन पर रामप्पा बताता है कि उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई है और वह चाहता है कि आचार्य तुरंत महल पहुंचे, क्योंकि उसे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। यही पता चलता है कि आचार्य केवल रामप्पा का डॉक्टर ही नहीं, बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त और परिवार जैसा इंसान भी है। फिल्म यह भी बताती है कि रामप्पा लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। जरूरत से ज्यादा शराब पीने की वजह से उसका लीवर पूरी तरह खराब हो चुका है और उसे कैंसर भी है। कई बड़े डॉक्टर उसका इलाज कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। कभी उसकी तबीयत अचानक सामान्य हो जाती, तो कभी वह मौत के मुंह तक पहुंच जाता। उसकी यह रहस्यमय हालत खुद आचार्य की भी समझ नहीं आती। अपने दोस्त की चिंता में आचार्य बिना समय गवाए तुरंत रामप्पा के महल की ओर रवाना हो जाता है। आचार्य जैसे ही महल में रामप्पा के कमरे में पहुंचता है, वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि रामप्पा अकेले ही किसी से बात कर रहा था। उसकी हरकतें किसी पागल इंसान जैसी लग रही थी। कभी वह जोर जोर से चिल्लाता, तो कभी ऐसा लगता जैसे कमरे में किसी अदृश्य व्यक्ति से वह बात कर रहा हो। उसकी मानसिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आचार्य उसे शांत करने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर उसने इतनी जल्दी उसे महल में क्यों बुलाया। तब रामप्पा कांपती हुई आवाज में एक चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि उसके छोटे बेटे कुसुम की आत्मा ने उसे अपने बस में कर लिया है। उसी आत्मा की वजह से वह इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद अब तक जिंदा है। रामप्पा का कहना था कि उसकी मौत सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कुसुम की आत्मा उससे किसी दूसरे अधूरे सच का जवाब चाहती है। इसके बाद रामप्पा अपने मन का सबसे बड़ा राज आचार्य के सामने खोलता है। वह बताता है कि उसे कई सालों से एक शक अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उसे लगता रहा है कि उसका छोटा बेटा कुसुम उसका असली बेटा नहीं था। यही सवाल उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। मरने से पहले वह हर हाल में इस सच को जानना चाहता था कि कुसुम वास्तव में उसका खून था या फिर नहीं। रामप्पा आगे कहता है कि उसने सुना है वैज्ञानिकों ने अब ऐसी जांच खोज ली है जिसमें यह पता लगाया जा सकता है कि कोई बच्चा वास्तव में किसका बेटा है। वह चाहता था कि आचार्य किसी भी तरह यह जांच करवा दे, ताकि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन आचार्य उसकी बात सुनकर साफ मना कर देता है। वह समझाता है कि ऐसा परीक्षण करने के लिए कुसुम का खून या उसके शरीर का कोई नमूना चाहिए, जबकि कुसुम की मौत को पूरे 8 साल बीत चुके हैं। अब ऐसा परीक्षण करना लगभग असंभव था। आचार्य रामप्पा को समझाने की कोशिश करता है कि बीती हुई बातों को भूलकर अपने बचे हुए दिन शांति से बिताए, लेकिन रामप्पा अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। इसके बाद आचार्य वहां से निकलने ही वाला होता है कि उसकी नजर महल के एक पुराने कमरे पर पड़ती है। वह धीरे से दरवाजा खटखटाता है। कुछ पल बाद अंदर से एक रहस्यमय महिला दरवाजा खोलती है। आचार्य उससे बात करने की कोशिश करता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछता है,
लेकिन वह महिला बिना कुछ जवाब दिए घबराकर दरवाजा तुरंत बंद कर देती है। आचारी वहाँ से निकलकर महल में ही रहने वाले लावना यानी कि रमप्पा के बड़े बेटे से मिलता है। लावना अपने पिता की हालत से बेहद परेशान था। वह जानता था कि उसके पिता गंभीर बीमारी के साथ साथ मानसिक रूप से भी टूट चुके हैं। उनकी अजीब हरकतों ने पूरे परिवार की जिंदगी मुश्किल बना दी है। फिर भी लावना अपने पिता को अकेला छोड़कर नहीं गया। वह बताता है कि अगर उसे अपने पिता से प्यार और जिम्मेदारी का एहसास ना होता तो वह बहुत पहले ही अमेरिका चला गया होता और इस महल तथा इसकी सारी परेशानियों से हमेशा के लिए दूर हो जाता। लेकिन लावना की सबसे बड़ी इच्छा अब यही थी कि उसके पिता को इस असहनीय दर्द और मानसिक यातना से जल्द मुक्ति मिल जाए। वह उनसे नफरत नहीं करता बल्कि उन्हें रोज तड़पते हुए देखकर खुद भी अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे लगता था कि अब मौत ही रमप्पा के लिए सबसे बड़ा सुकून साबित होगी। इसके बाद कहानी 1968 में पहुंच जाती है। यहाँ हमें जवान रमप्पा दिखाई देता है जो अपनी जिंदगी पूरी आजादी और मौज मस्ती से जी रहा था। उसे अपने महल, परिवार या पिता की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। करीब 5 साल पहले वह अपने पिता को छोड़कर दुनिया घूमने निकल गया था और तब से वह वापस नहीं लौटा। इस दौरान आचारी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है। वह रामप्पा से कहता है उसके पिता की हालत अब पहले जैसी नहीं रही और उन्हें अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए वह उसे वापस महल ले जाने आया है। लेकिन रामप्पा उसकी बात सुनकर साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अब उसका उस महल और अपने पिता से कोई भी रिश्ता नहीं बचा। वह अपनी नई जिंदगी में घुस है और दोबारा उस जगह लौटना नहीं चाहता। आचार्य उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि चाहे उनके बीच कितने भी मतभेद क्यों ना हो, एक बेटे का अपने पिता से मिलना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वह उनसे मिलने का आखिरी मौका हो, इसलिए उसे कम से कम एक बार महल जाकर अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। रामप्पा हालांकि अभी भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है, लेकिन आचार्य की बात उसके मन में कहीं न कहीं असर छोड़ जाती है। इसके बाद कहानी एक बार फिर वर्तमान समय में लौट आती है। यहाँ हम रमप्पा को नहाने के लिए जाते हुए देखते हैं। इसी दौरान उसकी नौकरानी अचम्मा अपनी बहू के साथ उसके कमरे में आती है ताकि कमरे की साफ सफाई कर सके। दरअसल रामप्पा के अजीब और गुस्सेल स्वभाव की वजह से महल के लगभग सभी नौकर काम छोड़कर जा चुके थे। अब पूरे महल की जिम्मेदारी सिर्फ अचम्मा पर थी, इसलिए उसे मजबूर होकर अपनी बहू को भी काम पर लाना पड़ा। सफाई करते समय अचम्मा की बहू धीरे से पूछती है कि आखिर रामप्पा इस तरह पागल कैसे हो गया। यह सुनते ही अचम्मा उसे तुरंत चुप करा देती है। वह फुसफुसाहट में कहती है कि रामप्पा के कान बहुत तेज हैं। अगर उसने उनकी बातें सुन ली तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसी बीच अचम्मा राव बहादुर द्वारा मंगवाई गई एक पुरानी चाबी कमरे की मेज पर रख देती है और फिर अपनी बहू के साथ वहां से बाहर निकल आती है। कमरे से बाहर आने के बाद अचम्मा अपनी बहू को महल का एक पुराना राज बताती है। वह कहती है कि रामप्पा का एक छोटा बेटा भी था जिसकी कुछ साल पहले ही पास के तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। अपने बेटे की मौत के बाद रामप्पा पूरी तरह टूट गया और धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत बिगड़ती चली गई। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी रेणुका भी इस सदमे को सहन नहीं कर पाई। उसने खुद को महल के एक कमरे में बंद कर लिया और तब से वह कभी उस कमरे से बाहर नहीं निकली। बेटे की मौत ने उस परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी और तभी से इस महल पर दुख और रहस्य का साया मंडराने लगा। इसके बाद रामप्पा मेज पर रखी हुई पुरानी चाबी उठाता है और महल के एक बंद कमरे की तरफ चला जाता है। यह कमरा कभी उसके छोटे बेटे कुसुम का हुआ करता था। कमरे के अंदर पहुंचकर वह हर कोने की बारीकी से तलाशी लेने लगता है। दरअसल वह अपने बेटे के बाल, नाखून या शरीर का कोई भी अवशेष ढूंढना चाहता था ताकि उनका डीएनए टेस्ट करवाया जा सके और पता लगाया जा सके कि कुसुम सच में उसका बेटा था या नहीं। इसी दौरान उसकी नजर कमरे में मौजूद रेणुका पर पड़ती है, लेकिन रामप्पा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वह रेणुका को अपनी बहन समझ बैठता है। वह बिना कुछ कहे वहां से वापस निकल जाता है। इसके बाद कहानी एक बार फिर अतीत में पहुंच जाती है। अब हम जवान रामप्पा को अपने महल की ओर लौटते हुए देखते हैं। रास्ते में उसे एक युवती दिखाई देती है। रामप्पा उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की जिसका नाम रेणुका था उसे पहचानती नहीं थी, इसलिए वह पहले उसके साथ जाने से मना कर देती है। तब रामप्पा अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह इसी महल के मालिक और राजा का बेटा रामप्पा है। यह सुनकर रेणुका बताती है कि वह महल के राजा की देखभाल करने के लिए आई है क्योंकि वह पेशे से नर्स है। इसके बाद वह रामप्पा के साथ महल की ओर चल पड़ती है। महल पहुंचने के बाद रामप्पा को पता चलता है कि उसके पिता की हालत बेहद गंभीर है और वह जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। यह जानकर वह हैरान रह जाता है क्योंकि आचार्य ने उससे यह सच्चाई छिपाई थी।
इसके साथ ही उसे एक और बात पता चलती है। आचारी ने उसके पिता से झूठ कहा था कि रामप्पा की शादी हो चुकी है। उसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि मरते समय एक पिता को यह सुकून मिल सके कि उसका बेटा शादी करके परिवार और वंश को आगे बढ़ाएगा। आचारी का यह झूठ किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि एक मरते हुए पिता को मानसिक शांति देने के लिए था। इसके बाद रामप्पा अपने पिता के कमरे में पहुंचता है। उनके पिता की हालत बेहद गंभीर थी, जो कोमा में थे। वह बिस्तर पर लेटे हुए जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। उन्हें इस हालत में देखकर रामप्पा पूरी तरह भावुक हो जाता है। उसे बचपन के वे पल याद आने लगते हैं जो उसने अपने पिता के साथ बिताए थे। कई सालों की नाराजगी और दूरियां उस पल जैसे खत्म हो जाती हैं और उसकी आंखें नम हो जाती है। उसी समय रेणुका उनके पिता का ब्लड प्रेशर चेक करती है। जांच करने पर पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से बहुत ज्यादा है। रेणुका हैरान रह जाती है क्योंकि इतनी खराब शारीरिक हालत और इतना अधिक ब्लड प्रेशर होने के बावजूद उनका अभी तक जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह इतनी तकलीफ सहने के बाद भी कैसे जीवित है। अगली सुबह आचार्य फिर महल में रामप्पा से मिलने आता है। वह अपने झूठ के लिए उनसे माफी मांगता है। वह कहता है कि उसने उसके पिता से सिर्फ झूठ इसलिए बोला था ताकि उन्हें आखिरी समय में यह संतोष मिल सके कि उनका बेटा शादीशुदा है और उनका वंश आगे बढ़ेगा। इसी बीच अचम्मा रामप्पा के पास आती है। रामप्पा उसे ब्लैक कॉफी लाने के लिए कहता है, लेकिन अचम्मा ने पहले कभी ब्लैक कॉफी नहीं बनाई थी, इसीलिए उसे समझ ही नहीं आता कि यह कैसी कॉफी होती है। तभी वहाँ रेणुका आती है और वह अचम्मा को ब्लैक कॉफी बनाना सिखाकर खुद ही कॉफी तैयार कर देती है। इसके बाद रेणुका वह कॉफी लेकर रामप्पा के पास पहुंचती है। यहाँ आचार्य भी मौजूद था। उसी दौरान वह देखती है कि रामप्पा लगातार सिगरेट पी रहा है। यह देखकर वह मजाक मजाक में उससे अपना हाथ दिखाने के लिए कहती है। हाथ की लकीरें देखकर रेणुका हंसते हुए कहती है कि उसकी जीवन रेखा बहुत छोटी है, इसलिए अगर वह इसी तरह सिगरेट पीता रहा तो जल्द ही मर जाएगा। रेणुका की यह बात सुनकर रामप्पा हंस पड़ता है। फिर वह भी मजाक में रेणुका का हाथ पकड़कर उसकी हथेली देखने लगता है। हाथ देखकर वह कहता है कि उसकी अपनी जीवन रेखा भले ही गहरी हो लेकिन छोटी है, जबकि रेणुका की जीवन रेखा लंबी जरूर है मगर उतनी गहरी नहीं। इसके बाद रामप्पा मुस्कुराकर कहता है कि जिंदगी कितनी लंबी होगी यह कोई नहीं जानता, इसलिए जितने दिन भी जीना है खुलकर और अपनी मर्जी से जीना चाहिए। वह इस पूरी बात को मजाक में टाल देता है, जबकि रेणुका उसकी लापरवाही देखकर बस मुस्कुरा देती है। आचार्य धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि रामप्पा और रेणुका एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह रेणुका को अलग ले जाकर समझाता है कि वह इस महल में सिर्फ रामप्पा के पिता की देखभाल करने आई है, इसलिए उसे अपने काम पर ही सीमित रहना चाहिए। वह चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर उसने अपनी हद पार की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आचार्य की यह बात रेणुका को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह शांत रहते हुए मन ही मन फैसला करती है कि वह वही करेगी जो उसे सही लगेगा। इसके बाद वह पूरी लगन से महल की साफ सफाई करने लगती है और रामप्पा के पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। एक दिन सफाई करते समय उसे महल में रखा हुआ एक पुराना कैसेट प्लेयर मिलता है। वह उत्सुकता से उसे चलाती है। जैसे ही कैसेट बजता है उसमें एक बेहद मधुर और भावुक गीत सुनाई देने लगता है। यह वही गीत था जिसे रामप्पा के पिता अपनी पति के गुजर जाने के बाद अक्सर सुना करते थे। यह गीत सुनते ही रामप्पा की आंखों के सामने अपनी मां की यादें ताजा हो जाती है। उसे अपने बचपन और अपने पिता का अकेलापन याद आने लगता है। उसी पल रेणुका की सादगी, मासूमियत और उसके संवेदनशील स्वभाव से प्रभावित होने लगता है। इसके बाद एक दिन रेणुका महल के अस्तबल में एक घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर जाती है। उसकी बचकानी हरकतें, नटखट स्वभाव और मासूम अंदाज देखकर रामप्पा हंस पड़ता है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वह रेणुका को सिर्फ पसंद ही नहीं करता बल्कि उसके प्रति उसके दिल में प्यार भी जन्म लेने लगा है। अब रेणुका महल में ही रहने लगती है क्योंकि रामप्पा के पिता की 24 घंटे देखभाल करनी थी। साथ रहते रहते रामप्पा और रेणुका के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगती है। दोनों अक्सर समय साथ बिताने लगते हैं और एक दूसरे को पहले से बेहतर समझने लगते हैं। एक दिन रामप्पा रेणुका को महल के पास मौजूद एक खूबसूरत झील के किनारे लेकर जाता है। यह झील उसके पिता की सबसे पसंदीदा जगह थी। जब भी मौका मिलता वह अपनी पत्नी यानी रामप्पा की मां को लेकर यहीं आया करते थे। इस जगह से रामप्पा के परिवार की कई खूबसूरत यादें जुड़ी हुई थी। झील पर पहुंचकर रेणुका वहां की प्राकृतिक सुंदरता देखकर बेहद खुश हो जाती है। वह नाव में बैठकर झील के बीच तक जाने की इच्छा जताती है, लेकिन रामप्पा को बचपन से ही पानी से बहुत डर लगता था,
इसलिए वह उसके साथ जाने से साफ मना कर देता है। आखिरकार रेणुका अकेले ही नाव लेकर झील में उतर जाती है। शांत पानी, ठंडी हवा और चारों ओर फैली हरियाली देखकर खुशी से झूम उठती है। किनारे पर खड़ा रामप्पा उसे मुस्कुराते हुए देखता रहता है। रेणुका की मासूम खुशी से अपने माता पिता की पुरानी यादों तक ले जाती है। उसे याद आता है कि कभी उसके माता पिता भी इसी झील के किनारे ऐसी ही खुशियां बांटा करते थे। उसी पल रामप्पा को एहसास होने लगता है कि रेणुका उसकी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। उसकी मासूम मुस्कान और सादगी उसके दिल को छू लेती है और धीरे धीरे उसका प्यार रेणुका के लिए पहले से भी ज्यादा गहरा होने लगता है। इसके बाद रेणुका रामप्पा को एक अजीब बात दिखाने के लिए उसके पिता के कमरे में ले जाती है। वहां पहुंचकर दोनों देखते हैं कि रामप्पा के पिता का एक हाथ उनकी छाती पर रखा हुआ है। यह देखकर दोनों ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह लंबे समय से कोमा में थे। ऐसी हालत में उनका अपने हाथ को इस तरह हिलाकर छाती पर रखना किसी रहस्य कम नहीं था। रेणुका को यह बात समझ नहीं आती, इसलिए वह रामप्पा को अपने साथ महल के बड़े हॉल में लेकर जाती है, जहां उनके पूर्वजों की तस्वीर लगी हुई थी। दोनों ध्यान से उन तस्वीरों की तरफ देखते हैं और एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। महल के लगभग हर राजा की तस्वीर में उनका एक हाथ बिल्कुल उसी तरह सीने पर रखा हुआ था जैसे इस समय रामप्पा के पिता का रखा हुआ था। यह देखकर रेणुका मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद यह उनके खानदान की एक अनुवांशिक आदत, जेनेटिक हैबिट है। पीढ़ियों से उनके परिवार के लोग इसी मुद्रा में खड़े होते थे और तस्वीरें खिंचवाते आए हैं, इसलिए संभव है कि कोमा की हालत में भी उनके शरीर की वही पुरानी आदत अनजाने में काम कर रही हो और इसी कारण उनका हाथ अपने आप सीने पर आ गया हो। धीरे धीरे रामप्पा को एहसास हो जाता है कि वह रेणुका से सच्चा प्यार करने लगा है। अपने दिल की बात कहने के लिए वह एक बार फिर उसे उसी झील के किनारे लेकर जाता है। इस बार अपने प्यार को साबित करने के लिए वह सबसे बड़े डर पर जीत हासिल कर लेता है। जैसे पानी से डर लगता था, वही रामप्पा इस बार बिना डरे नाव में बैठकर झील के बीच तक पहुंच जाता है। लेकिन वह रेणुका उसकी सारी उम्मीदें तोड़ देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि उसने रामप्पा को कभी उस नजर से नहीं देखा। वह बताती है कि वह पहले से ही किसी और से प्यार करती है, इसलिए वह उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकती। रेणुका की यह बात सुनकर रामप्पा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसी समय तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश और चारों तरफ फैला पानी देखकर रामप्पा को फिर से अपना पुराना डर सताने लगता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है, इसलिए रेणुका उसे संभालते हुए वापस महल आ जाती है। महल पहुंचने के बाद कुछ समय बाद ही रेणुका वहां से चली जाती है। इसके जाने के बाद रामप्पा पूरी तरह अकेला और उदास हो जाता है। वह किसी से ठीक ढंग से बात नहीं करता और दिन रात उसी के बारे में सोचता। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है। उसे महसूस होता है कि महल में लगी उसके पूर्वजों की तस्वीर और उनकी आत्माएं उससे बात कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके पूर्वज उसे बार बार यही कह रहे हो कि अगर उसने जल्दी शादी नहीं की तो उनके राजवंश का अंत हो जाएगा। यही बात उसके दिमाग पर इतना असर डालती है कि वह समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह सिर्फ उसका वहम है या फिर सच्चाई। अगली सुबह रामप्पा उठता है तो वह पहले इंसान जैसा नहीं रह जाता। उसका पूरा व्यवहार बदल चुका था। अब वह महल छोड़कर जाने की बात भी नहीं करता। उसे लगता है कि उसके पूर्वजों की आत्मा ने उसे रोक लिया है और उसके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप दी है। रामप्पा अब यह मान लेता है कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसे इसी महल में रहकर शादी करनी पड़ेगी। वह खुद को एक साधारण इंसान नहीं बल्कि अपने खानदान का राजा समझने लगता है और उसी तरह व्यवहार करने लगता है। रामप्पा के पिता के गुजर जाने के बाद और रेणुका के चले जाने के बाद रामप्पा पूरी तरह से बदल चुका था। रामप्पा का यह बदला हुआ रूप देखकर अचम्मा और महल में मौजूद बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर एक ही रात में रामप्पा के स्वभाव में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है। इसके बाद रामप्पा सीधे आचार्य के अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन इस बार उसका अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। वह एक आम इंसान की तरह नहीं बल्कि राजा की वेशभूषा पहनकर पूरे शाही ठाट के साथ अस्पताल में प्रवेश करता है। उसे इस रूप में देखकर वहां मौजूद डॉक्टर, नर्स और मरीज सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अस्पताल पहुंचते ही रामप्पा सबसे पहले आचार्य से पूछता है कि रेणुका कहाँ है। वह साफ कह देता है कि उसे रेणुका से मिलना है क्योंकि वह उससे शादी करना चाहता है। आचार्य उसकी यह हालत देखकर समझ जाता है कि रामप्पा की मानसिक स्थिति पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि रेणुका नौकरी छोड़कर काफी पहले ही वहां से जा चुकी है, इसलिए अब उससे मिलना संभव नहीं है। लेकिन रामप्पा
उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह आचार्य से कहता है कि रेणुका को महल में काम करने के लिए वही लेकर आया था, इसलिए अब उसे ही जिम्मेदारी निभानी होगी कि वह दोनों की शादी कर पाए। रामप्पा बार बार यही दोहराता है कि उसे अपने राजवंश को आगे बढ़ाना है और उसके लिए रेणुका से शादी करना जरूरी है। वह अपनी इस जिद पर अड़ा रहता है और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं होता। उसकी बातें सुनकर आचार्य को एहसास हो जाता है कि रामप्पा अब पूरी तरह अपने बहम और पूर्वजों के जुनून में डूब चुका है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौट आती है, जहां आचार्य एक बार फिर रामप्पा से मिलने महल पहुंचता है। इस बार रामप्पा आत्मविश्वास के साथ आचार्य से कहता है कि अब वह डीएनए टेस्ट करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उसके पास अब वह सबूत मौजूद है जिसकी जरूरत थी। यह सुनकर आचार्य हैरान रह जाता है और पूछता है कि आखिर उसे वह सब कुछ कैसे मिला। तब रामप्पा बताता है कि कुछ दिन पहले उसके सपने में उसका छोटा बेटा कुसुम आया था। सपने में कुसुम ने उससे कहा कि अगर वह अपने मन में इस भ्रम और शक से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहता है तो उसे सच्चाई खुद खोजनी होगी। इसके बाद रामप्पा कुसुम की कब्र तक गया। वहां उसने पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ किया और अपने बेटे को दोबारा सम्मान पूर्वक विदा करने का नाटक किया। इसके बाद पूरी सच्चाई सामने आती है। दरअसल यह सब रामप्पा की पहले से बनाई गई एक चाल थी। उसने अपने बड़े बेटे लावना से कहा कि कुसुम की आत्मा उसके सपनों में आ रही है और वह शिकायत कर रही है कि उसकी अंतिम विदाई शाही परंपरा के अनुसार नहीं हुई और उसे मुकुट भी नहीं पहनाया गया था। रामप्पा ने लावना को विश्वास दिलाया कि अगर कुसुम की कब्र दोबारा खोदकर पूरे राजशाही सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाए तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अपने पिता की बात पर भरोसा करके लावना भी उसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कब्र खुलने के बाद जब सभी लोगों का ध्यान दूसरी तरफ था, तभी रामप्पा चोरी छुपे कुसुम के सबसे कुछ अवशेष जैसे बाल, हड्डी या शरीर के अन्य नमूने निकाल लेता है। उसका असली मकसद सिर्फ इतना था कि उन नमूनों में से डीएनए टेस्ट करवाया जा सके। बाद में वह सारे नमूने आचार्य को सौंप देता है और उससे जांच करवाने की जिद करता है। रामप्पा की यह हरकत देखकर आचार्य समझ जाता है कि वह सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब उसके लिए यह सिर्फ एक शक नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा जुनून बन चुका था जिसने उसकी सोच और व्यवहार दोनों पूरी तरह बदल कर उस पर कब्जा कर लिया था। रामप्पा आचार्य से कहता है कि अब उसके पास जांच के लिए जरूरी चीजें, जरूरी सबूत हैं, इसलिए डीएनए टेस्ट तुरंत करवा देना चाहिए। लेकिन आचार्य अब उसकी हरकतों से पूरी तरह तंग आ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रामप्पा को किस तरह समझाया जाए, क्योंकि वह अपने शक और जुनून में सारी हदें पार कर चुका था। गुस्से में आकर आचार्य रामप्पा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। वह कहता है कि एक शक के कारण उसने अपने ही बेटे की कब्र तक खुदवा दी और मृत शरीर के अवशेष निकाल लिए। यह सब देखकर आचार्य का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन रामप्पा शांत होने की बजाय और भी भड़क जाता है। वह आचार्य की आंखों में देखकर कहता है कि तुम इस डीएनए टेस्ट में इतने खिलाफ क्यों हो? कहीं कुसुम के असली पिता तुम ही तो नहीं? यह आरोप सुनकर आचार्य पूरी तरह दंग रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका सबसे करीबी दोस्त उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकता है। वह अंदर से टूट जाता है, क्योंकि जिस रामप्पा के लिए वह हमेशा खड़ा रहा, वही आज उसके चरित्र पर शक कर रहा था। इसी दौरान बाहर खड़ा लावना भी यह पूरी बातचीत सुन लेता है। उसके मन में भी बरसों से कई सवाल तवे हुए थे, इसलिए वह फैसला करता है कि अब डीएनए टेस्ट जरूर होना चाहिए, ताकि हमेशा के लिए सच सामने आ जाए और इस शक का अंत हो सके। रामप्पा और आचार्य के बीच हुई तीखी बहस के बाद रामप्पा की हालत अचानक बिगड़ जाती है। मानसिक तनाव और बीमारी की वजह से वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। डॉक्टर तुरंत उसकी जांच करते हैं और सभी को बताते हैं कि रामप्पा अब अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। डॉक्टर परिवार से कहते हैं कि अब उसे किसी मरीज की तरह नहीं, बल्कि एक राजा की तरह सम्मान देकर उसकी अंतिम घड़ियों का शांतिपूर्ण बनाया जाए। इसी बीच महल में एक पुलिस इंस्पेक्टर पहुंचता है। वह सबसे पहले लावना और आचार्य से मिलता है और बताता है कि माइकल नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि रामप्पा ने उसके बेटे की हत्या की थी। पुलिस अधिकारी बताता है कि माइकल का दावा है कि जब उसका बेटा छोटा था तब उसकी पत्नी किसी कारणवश उसे रामप्पा के परिवार के पास छोड़ गई थी और बाद में रामप्पा ने ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस की बात से साफ हो जाता है कि माइकल जिस बच्चे की बात कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि कुसुम है। यह सुनकर लावना भी सोच में पड़ जाता है।
वह स्वीकारता है कि उसे भी बचपन से कभी महसूस नहीं हुआ कि कुसुम उसका सगा भाई था। वह कहता है कि कुसुम का रंग रूप, स्वभाव और शक्ल सूरत परिवार के किसी सदस्य से नहीं मिलती थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि रामप्पा ने कभी उसे पूरे दिल से अपना बेटा नहीं माना। वह हमेशा कुसुम से दूरी बनाकर रखता था और उसे अपनाने से बचता था। इसके बाद कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है। जब कुसुम का जन्म हुआ था तब उसका रंग बहुत सांवला था। इसी वजह से महल के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई रामप्पा का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि यह बच्चा उसका बेटा नहीं हो सकता। धीरे धीरे यही बातें रामप्पा के मन में भी जहर की तरह घर कर गई और उसने अपने ही बेटे से नफरत करना शुरू कर दी थी। समय बीतने के साथ उसकी नफरत और बढ़ती गई। वह हर छोटी बड़ी बात पर कुसुम के साथ भेदभाव करता, यहाँ तक कि उसकी पत्नी रेणुका से भी इस बात को लेकर अक्सर झगड़ता था। हालांकि रेणुका अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी और हर हाल में उसका साथ देती थी। आचार्य कई बार रामप्पा को समझाता था कि कुसुम के जन्म के बाद उसके कारोबार में लगातार तरक्की हुई है और उसका बच्चा उसके लिए शुभ साबित हुआ है, लेकिन रामप्पा के मन में बैठा शक इतना गहरा था कि इन बातों का भी उसे कोई असर नहीं हुआ। एक दिन जब लावना अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था तब कुसुम अपने अंदर का सारा दर्द और अपनापन सहन नहीं कर पाया। अकेलापन और तिरस्कार से टूटकर उसने पास वाले तालाब में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। कुसुम की मौत के बाद रामप्पा का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया, जबकि रेणुका इस सदमे को सहन नहीं कर सकी और उसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। कहानी फिर वर्तमान समय में लौट आती है। पुलिस अधिकारी यह सब सुनकर हैरान रह जाता है और रामप्पा से पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आचार्य उसे रोक देता है। वह कहता है कि रामप्पा की हालत बेहद नाजुक है और वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। आचार्य यह भी कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि कुसुम रामप्पा का ही बेटा था, लेकिन अब लावना के मन में भी आचार्य को लेकर शक पैदा हो चुका था। इसलिए वह चाहता है कि हर हाल में डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि हमेशा के लिए सच सामने आ सके। कुछ देर बाद रामप्पा को होश आ जाता है और वह पुलिस अधिकारी के सामने आकर कहता है कि कुसुम उसका ही बेटा था, जबकि दूसरी तरफ माइकल लगातार उसे अपना बेटा बता रहा था। रामप्पा अब सिर्फ एक ही चीज चाहता था, डीएनए टेस्ट के जरिए इस सवाल का हमेशा के लिए जवाब मिल जाए। पुलिस अधिकारी बताता है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ दिनों बाद कुसुम की कब्र खोली जाएगी और वहां से वैज्ञानिक तरीके से नमूने लिए जाएंगे। रामप्पा कहता है कि उसके पास पहले से ही कुसुम के नमूने मौजूद हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी उन नमूनों को सबूत के रूप में स्वीकार करने से मना कर देते हैं। कुछ दिनों बाद विदेश से आए फॉरेंसिक विशेषज्ञ कुसुम की कब्र खोलते हैं और वैज्ञानिक तरीके से उसके शरीर से आवश्यक नमूने इकट्ठा कर लेते हैं। जांच पूरी होने के बाद पुलिस अधिकारी बताता है कि करीब 2 सप्ताह के भीतर डीएनए रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी जाएगी और उसी रिपोर्ट के तहत हमेशा के लिए साफ हो जाएगा कि कुसुम का असली पिता आखिरकार कौन था। डीएनए रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते लगने वाले थे। यह सुनकर रामप्पा समझ जाता है कि अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसका शरीर और दिमाग दोनों ही पूरी तरह टूट चुके थे। वह जानता था कि अगर वह इन 2 सप्ताह तक जागता रहा तो बेचैनी और पागलपन उसे जीने नहीं देंगे। इसी वजह से वह एक फैसला करता है। रामप्पा खुद को पूरी तरह बेहोश की हालत में पहुंचा देता है ताकि उसे इन 2 हफ्तों की बेचैनी का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर भी उसकी हालत को देखते हुए उसे निगरानी में रखते हैं। 2 हफ्ते बीत चुके थे और आखिरकार वह दिन आ गया था जिसका रामप्पा को बरसों से इंतजार था। कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली थी और वहाँ सभी लोग मौजूद थे। कुछ ही देर बाद रामप्पा भी पूरी तरह होश में आकर कोर्ट पहुंच जाता है। उसके खिलाफ यह आरोप था कि उसने अपने छोटे बेटे कुसुम की हत्या की थी, लेकिन रामप्पा को इन आरोपों को बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह सिर्फ एक ही चीज जानना चाहता था, क्या कुसुम सच में उसका बेटा था या फिर नहीं। इसी दौरान एक फ्लैशबैक सामने आता है। पता चलता है कि कुसुम की हत्या का झूठा केस आचार्य ने ही पुलिस की मदद से दर्ज कर पाया था। आचार्य जानता था कि रामप्पा अपने शक और पागलपन में पूरी तरह टूट चुका है। अगर उसका डीएनए टेस्ट नहीं हुआ तो वह जिंदगी भर इसी भ्रम में जीता रहेगा। अपने पुराने दोस्त को इस मानसिक कैद से आजाद कराने के लिए आचार्य ने यह पूरा प्लान बनाया था। वह पुलिस अधिकारी से कहता है कि माइकल को ज्यादा सजा नहीं दी जाए क्योंकि उसने यह झूठी शिकायत सिर्फ उसके कहने पर की थी। कुछ देर बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं। अब कहती है कि कुसुम की मौत कोई हत्या नहीं थी। जांच से साफ हो चुका था कि वह खुद हादसा या यूं कहें आत्महत्या थी। इसलिए रामप्पा पर लगा हत्या का आरोप पूरी तरह खारिज कर दिया जाता है।
अब सभी की निगाहें डीएनए रिपोर्ट पर टिकी हुई थी। अब रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाती है। उसमें लिखा होता है कि माइकल का डीएनए कुसुम से 1% भी मेल नहीं खाता, जबकि रामप्पा के डीएनए कुसुम से 99% मेल खाता है। इसका मतलब साफ था, कुसुम वास्तव में रामप्पा का ही बेटा था। रिपोर्ट देखकर भी रामप्पा को पहले यकीन नहीं होता। कांपते हाथों से वह रिपोर्ट अपने हाथ में लेता है, उसे ध्यान से पढ़ता है और आखिरकार उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो जाता है। जिस बेटे को उसने अपनी पूरी जिंदगी अपना मानने से इनकार किया, उससे नफरत की, अपमानित किया और जिसके प्यार को कभी समझ नहीं पाया, वह वास्तव में उसी का खून था। यह सच उसके दिल पर इतना गहरा वार करता है कि उसकी सारी बेचैनी, सारा अपराध बोध और बरसों का पागलपन एक ही पल में खत्म हो जाता है। रिपोर्ट को सीने से लगाए हुए रामप्पा वही कोर्ट की कुर्सी पर बैठा बैठा अपनी आखिरी सांस ले लेता है। सच जानकर उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है। रामप्पा की मौत के बाद पूरे राजघराने में शोक छा जाता है। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है। राज परिवार की एक पुरानी परंपरा के अनुसार परिवार के लोग अंतिम विदाई से पहले मृत व्यक्ति के कान में अपने मन की सबसे बड़ी सच्चाई या राज बताते हैं, ताकि वह इस दुनिया से बिना किसी अधूरे सच के विदा हो सके। इसी दौरान रेणुका, जो बरसों से अपने कमरे में बंद थी, पहली बार बाहर आती है। वह रामप्पा के पार्थिव शरीर के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसके कान में एक ऐसा सच बताती है जिसने सब कुछ बदल दिया। वह कहती है उसने पूरी जिंदगी उससे एक बहुत बड़ा सच छिपाया। कुसुम वास्तव में रामप्पा का ही बेटा था, लेकिन उसका बड़ा बेटा लावना रामप्पा का असली बेटा नहीं था। इसके बाद आचार्य भी रामप्पा के पास जाते हैं और उसके कान में एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। वह कहते हैं कि जिस वंश और खून पर रामप्पा पूरी जिंदगी गर्व करता रहा, वह खुद भी अपने पिता का सगा बेटा नहीं था। बचपन में उसे गोद लिया गया था, लेकिन यह सच्चाई उससे पूरी जिंदगी छिपाकर रखी गई। इसके बाद फिल्म एक फ्लैशबैक में जाती है। वहां पता चलता है कि शादी से पहले ही रेणुका अपने प्रेमी से गर्भवती हो गई थी। जब उसने यह बात अपने प्रेमी को बताई तो उसने बच्चा स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और रेणुका को अकेला छोड़कर चला गया। टूट चुकी रेणुका के पास कोई सहारा नहीं बचा था। तभी आचार्य उसके पास पहुंचे और बताया कि रामप्पा उससे शादी करना चाहता है। अपनी मजबूरी और आने वाले बच्चे की खातिर रेणुका इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। इसी कारण लावना रामप्पा का असली बेटा नहीं था। फिर एक और सच्चाई सामने आती है। रामप्पा के फादर, जिसे वो अपना फादर समझता था, उनकी बीबी की मृत्यु उसके असली बेटे जन्म देते समय हो गई थी। उसके पिता दोबारा शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजवंश को आगे बढ़ाने का दबाव लगातार उन पर था। तब आचार्य के पिता ने उनकी मदद की और एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का सुझाव दिया। वही बच्चा आगे चलकर रामप्पा बना। यानी जिस खून की शुद्धता और राजवंश का रामप्पा पूरी जिंदगी शक करता रहा, वह खुद भी उसी वंश का सगा वारिस नहीं था। ये बात रामप्पा के फादर ने मरने से पहले आचार्य को बताई थी। अब सारी गलतफहमियां, सारे राज और वर्षों से छिपे सच सबके सामने आ चुके थे। इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ रामप्पा का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसकी चिता को मुख्य अग्नि लावना ही देता है, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं बल्कि निभाने से बनते हैं। फिल्म के अंतिम दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि समय बीत चुका है। अब लावना अपने पिता की जगह महल और पूरे राजवंश की जिम्मेदारी संभाल चुका है। इसी भावनात्मक संदेश के साथ फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद।